हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, आज हम जो करेंगे वो मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे भूगोल का। कौन सी सब्जेक्ट का? भूगोल का करेंगे, जिसमें टॉप 55 MCQs होंगे, ठीक है। मिक्स में MCQs होंगे, कोई पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो नहीं होगा, मिक्स में होंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन सी एग्ज़ाम के लिए? लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, तथा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर नवीकरणीय, पहला लिखा क्या है? गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता, और बाद में लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि नहीं है। ऐसा गैर नवीकरणीय संशोधन जो ऊर्जा स्रोत है वो बताना है जो नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको काट दो, गैर और नहीं को काट दो, बाद में जो बचता है नवीकरणीय सकारात्मक, वो ऑप्शन ढूंढ लो। तो अब आप लोगों को ऑप्शन में ढूंढना है कि नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो क्या मछली नवीकरणीय संसाधन है? नहीं है। पौधे है। जीवाश्म ईंधन ये भी है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो देखते हैं। मछली है, पौधे है, जीवाश्म ईंधन नहीं है नवीकरणीय, और सौर ऊर्जा है। लेकिन अपने को क्या बताना है? नवीकरणीय बताना है। तो अब आप लोग देखिए, मछली का नवीकरण किया जा सकता है, मतलब दूसरी मछलियां पैदा की जा सकती है, ठीक है। लेकिन उनको पैदा करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। पौधे हैं, पौधों को नष्ट होने के बाद फिर से लगाया जा सकता है, टाइम लगता है। लेकिन सौर ऊर्जा क्या होती है? नेक्स्ट दिन ही, या फिर अपन कह सकते हैं कि इस क्षण खत्म हो रही है तो अगले 1 घंटे में उसका नवीकरण किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को आप आंसर देनी है। तो सौर ऊर्जा क्या है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। गैर नवीकरण तो हो गए कि हाँ, जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, जीवाश्म ईंधन हो गया, पौधों का नवीकरण किया जा सकता है, लेकिन जलने के बाद उनको वापस से पौधे नहीं बनाया जा सकता। मछली है, एक मछली को खत्म कर दिया, मार दिया, क्या उस मछली को वापस से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन सौर ऊर्जा अगर खत्म हो गई तो उसी की जगह दूसरी सौर ऊर्जा अपन बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। आज ये जो क्वेश्चन होंगे वो 55 क्वेश्चन होंगे, एक टेस्ट पेपर होगा। तो आप लोगों को मैं व्याख्या सहित बहुत कम समझाऊंगा, ठीक है, जिनमें आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़ेगी, और बाकी मैं राइट आंसर करते हुए चलूंगा, ठीक है। दूसरा है, कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री मौसम विज्ञान के रूप में, के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो एलसी किंग है। ऑप्शंस को देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा आप लोग। एलसी किंग जो है जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। मर्रे, इसके अलावा डेविस भी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। शेफर्ड वगैरह भी बाकी हैं। लेकिन जो मर्रे ऑप्शन है आप लोगों के पास, मर्रे, ये आप लोग जब ओशनोग्राफी पढ़ोगे उसमें मर्रे का नाम ज़्यादा आएगा, ठीक है। मर्रे ने जो निक्षेप है वो अलग बताए थे, मर्रे ने प्रवाल भित्तियाँ अलग बताई। जो नाम दिए जाते हैं समुद्री विज्ञान से रिलेटेड, उनमें मर्रे का नाम सर्वाधिक इंपॉर्टेंट लिया जाता है। तो मौसम समुद्री विज्ञानी कौन सा है? मर्रे है ऑप्शन के अनुसार। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है यहाँ पर और सूची 2 यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ठीक है। पहले में दे रखा है कुहासा, ये वर्षण के प्रकार हैं। बर्फ हो गई, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कच्चे ओले। नेक्स्ट है हिमवर्षा,
वर्षा। और इस तरफ दे रखा है कि उनकी जो नीचे आने की स्पीड है, आकार दे रखा है उनका, क्या दे रखा है, आकार दे रखा है। यहाँ पर तो आकार है और यहाँ पर वर्षण प्रकार है, ठीक है। आकार देखिए 2 से 5 mm यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 0.5 से 5 mm, ठीक है। यहाँ है 0.005 से 0.05 mm, और ये है 1 mm to 20 mm, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कुहासा देखा है, सर्दियों के अंदर देखा है, तो आप लोग उसे देख करके बता सकते हैं कि इसके जो कण है, इसकी जो वाष्प है, उसका आकार ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका आकार होता है बिल्कुल कम और वो धुआं की तरह दिखता है, धुंध की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका जो आकार है वो सबसे कम मिलेगा। तो अब आप लोग देखिए इसका आकार सबसे कम छोटा आकार कौन सा है, ये वाला है 0.005 से, ठीक है। तो कुहासा हो जाएगा, कुहासे का आकार हो जाएगा 0.005 टू 0.05 mm। अब बर्फ गिरती है, ठीक है, तो बर्फ का आकार तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बर्फ का आकार 1 mm से 20 mm ये हो गया, ठीक है। अब कच्चे ओले हैं कच्चे ओले हैं। अब मान लो हिमवर्षा देखी होगी आप लोगों ने, हिमवर्षा देखी होगी, उसका आकार कच्चे ओलों के आकार से थोड़ा कम रहता है। हिमवर्षा का आकार कच्चे ओलों के आकार से कम रहता है, कभी कभी उनके बराबर भी हो जाता है। तो हिम ओलों का आकार हो जाएगा 2 से 5 mm और हिमवर्षा का आकार हो जाएगा 0.5 से 5 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मिलान ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने कि रिया क्या है। रिया पूछा है भाई, रिया क्या है, ठीक है। तो ये एक सबमर्ज्ड शोर है, शोर लाइन है, ठीक है। निमग्न तट है, निमग्न तट किस प्रकार का तट है, निमग्न तट है। अब वो निमग्न तट किस प्रकार का है, उच्च भूमि का है, उच्च भूमि का निमग्न तट है। कौन, रिया। इसके अलावा फियोर्ड भी एक निमग्न तट है उच्च भूमि का, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निमग्न उच्च भूमि तट, ठीक है, निमग्न उच्च भूमि तट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, करिएगा इसे, अभिकथन और कारण का है, असर्शन और रीजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, असर्शन है आप लोगों के सामने कि जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, किसके लिए, ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है। ये कथन सही है। नेक्स्ट है CO2 एक महत्वपूर्ण ताप अवशोषक नहीं है। तो CO2 एक ताप अवशोषक है और यहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं है, तो ये कारण गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से, पढ़िए इसे, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत वापस परावर्तित होकर अंतरिक्ष में बिखर जाता है। तो क्या 58% बिखर जाता है, नहीं बिखरता। 12% बिखरता है, नहीं बिखरता। 30% बिखरता है, नहीं बिखरता। 20% बिखरता है, नहीं बिखरता। तो फिर बिखरता है कितना है, ऑप्शंस के अनुसार देखिए। तो बिखरता है 35% वापस जाता है, 27% बादलों से टकरा करके वापस चला जाता है, बाकी 6% जो भी है उसमें जल वायुमंडल के अंदर जो भी कण वगैरह हैं उनसे टकरा करके वापस चला जाता है, और 2% जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने के बाद जो हिमखंड है, हिम ग्लेशियर्स हैं, उनसे टकरा करके वापस चला जाता है। तो 6 और 2 8 हो गए और 27, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 35। 8 और 7 15 हो गया, मतलब 35% हो गया। जाता कितना है वापस, सौर विकिरण का 35% जाता है। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो उसके आसपास वाला जो ऑप्शन है 30%, वो अपन लोगों को राइट आंसर कर देना है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 6वें का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सतत पुंज मास, सतत पुंज के किसी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही समाप्त हो पाती है। ठीक है, ऊर्जा ना ही तो उत्पन्न की जाती है और ऊर्जा ना ही समाप्त की जा सकती है। ऊर्जा सूर्य से मिलती है, वही ऊर्जा स्टोर होती है और उसे जैसे जैसे उपभोक्ता खाए जाएंगे वो वापस से उतनी ही रिलीज होती जाएगी। ठीक है, 10% का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंडमैन का। ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखना, ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो है न तो उत्पन्न की जाती है और न ही समाप्त होती है, तो ये आप लोगों का सही है कथन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय नहीं है। तो ये आप लोगों का कथन गलत हो गया, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अगर पादप में, किसी पादप में, उत्पादक में 100% ऊर्जा है तो अगले वाले, जब उसे पादप को खाने वाला जो उपभोक्ता होगा उसमें इसका 10% जाएगा, मतलब 10 जाएगा उसमें। ठीक है, ये 100% है तो अगले वाले में इसका 10% जाएगा, 10। नेक्स्ट में अगर जाएगा जो सेकेंडरी उपभोक्ता है उनमें जाएगा तो इस 10 का 10% जाएगा। ठीक है, 10 का 10% जाएगा, 1% चला जाएगा। फिर अगले में जब टर्शियरी जो कंज्यूमर्स हैं उनमें जाएगा तो उसमें भी इसका 10% जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ? 10% का रूल है, ये एक ही दिशा में चलता है। इसका ये जो है वो दो दिशाओं में नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल है। इसका जो ऊर्जा प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये दूसरा जो कथन है वो गलत हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो कथन एक व दोनों सही नहीं है, एक सत्य है परंतु दो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप लोगों का 7वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यार ये बोर्ड हिल गया मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिकथन और कारण है। ठीक है, कि लेटेराइट मृदा का निर्माण उस स्थिति में होता है जब उच्च तापमान व अच्छी बारिश हो तथा आर्द्र और शुष्क काल अलग अलग होता है। ठीक है, जो अल्टरनेट है, मतलब एक बार शुष्क काल आता है और एक बार आर्द्र काल आता है। और निर्माण कहाँ पर होता है? जहाँ पर उच्च तापमान होता है और अच्छी बारिश होती है, मतलब उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में। ऐसा क्वेश्चन में दे सकता है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में होता है, तो ये ऑप्शन सही है। कारण दे रखा है, लेटेराइट मृदा फूल जाती है तथा बारिश में लसलसी हो जाती है तथा स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में जानी जाती है। ये कारण आप लोगों का गलत है, क्योंकि स्वतः जुताई वाली जो है वो काली मृदा को जाना जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा, और यहाँ पर लेटेराइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कारण आप लोगों का गलत हो गया। तो अभिकथन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। आ रही है बात समझ में? तो ये कौन सा था? 8वां था। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आर, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उनतक चित्र, ये भाई हिंदी है। उनतक चित्र अगर आप लोगों को समझ में आए तो पढ़ लेना, वरना इसके अंदर इंग्लिश भी लिखी हुई है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये, क्योंकि अब 14 दिन ही बचे हैं केवल एग्जाम के। हिस्टोग्राम निम्नलिखित आंकड़ा या डाटा वितरण में से किससे संबंधित है? तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, हिस्टोग्राम है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत आवृत्ति वितरण, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवृत्ति वितरण हिस्टोग्राम में ये किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों को यही देगा कि हिस्टोग्राम में किस प्रकार के डाटा वितरित किए जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सतत आवृत्ति वितरण के डाटा में प्रदर्शित किए जाते हैं। याद रखना इस चीज को, इसलिए जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतत आवृत्ति वितरण किस में किया जाता है? उनतक चित्र हिस्टोग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक टेस्ट पेपर है तो मैं समझाऊंगा बहुत कम। ठीक है, आप लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ ली होंगी सारी चीजें। हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज कटक के रूप में निर्मित बालू का टिब्बों को क्या कहते हैं? तो हवा की दिशा के
समकोण पर समकोण पर याद रखना कौन से ड्यून्स बनते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स बनते हैं। कौन से ड्यून्स बनते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स बनते हैं। तो अगर इसकी हिंदी देखनी है आप लोगों को तो वो बनते हैं कौन से, अनुप्रस्थ। एक बार देख लीजिएगा, ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थी कहते हैं क्या, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं। 90 डिग्री की बात आए तब, समकोण पर बात आए तब कौन से बनते हैं, ट्रांसवर्स बनते हैं, ठीक है। हिंदी देख लीजिएगा इसकी एक बार, अनुप्रस्थ ड्यून्स होते हैं। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण अवधि कितनी होती है। ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण अवधि कितनी होती है, यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 बार करवा चुका हूं। अभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी गलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण जो काल होता है वो 2000 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 2000 वर्ष होता है ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण काल कितना होता है, मैं आप लोगों को 2 बार बता चुका हूं। जितनी बार ये क्वेश्चन आया है उतनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण काल कितना होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्री जल के गर्म होने की क्रिया की पहचान करो कि समुद्री जल कौन कौन सी क्रियाओं से गर्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। तो देखिए, सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण समुद्र करते हैं, इसका मतलब इससे गर्म होता है। गतिज ऊर्जा का रूपांतरण इससे भी होता है, जब पानी गति करता है तो उसका रूप परिवर्तन होता है तो भी गर्म होता है समुद्री जल, ठीक है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी, अगर वो बर्फ पिघल करके समुद्रों में आएगी तो पानी ठंडा होगा ना कि गर्म होगा। यहाँ पर दे रखा है गर्म होने की। समुद्री नियमों का उल्लंघन, ये कौन से नियम है जो उनका उल्लंघन करने पर गर्म होता है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है ए व बी, केवल ए व बी जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के सही है। इसके अनुसार कौन सा सही है, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही है, ठीक है। समुद्री जल के गर्म होने की क्रिया की पहचान में ये जरूर आएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो 12वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विविम आरेखों को जाना जाता है, 2D जो भी आरेख होते हैं उन्हें किस रूप के लिए जाना जाता है, उसे किस लिए जाना जाता है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर कहीं पर लंबाई दे रखी है तो वो एक आयाम हो गया, और वहीं पर उसकी विड्थ दे दी गई, उसकी चौड़ाई दे दी गई तो ये दूसरा आयाम हो गया। तो ये किसका सूत्र हो गया, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये 2 आयाम है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, ये 2 आयाम है। तो किसका गुणन किसका हम क्या करेंगे, उससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो द्विविम जो आयाम है, द्विविम जो आरेख है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, वो क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। याद रखना इस चीज को। 3D अलग होता है, 3D में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी देखी जाती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो 2D किस लिए यूज किया जाता है, क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अपने मैप होते हैं वो 2D होते हैं, ठीक है, उसमें स्केल के अनुसार लंबाई देखी जाती है और चौड़ाई देखी जाती है। अगर कोई पठार है 2 किलोमीटर चौड़ा है और 3 किलोमीटर लंबा है तो उसके अनुसार वो पैमाने में फिट हो जाएगा, मैप में फिट हो जाएगा, ठीक है। 12वां हो गया। अब 13वां देखते हैं। 13वां है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची 1 और सूची सेकंड, ठीक है। दर्रे दे रखे हैं और उनके राज्य दे रखे हैं। तो बनिहाल दर्रा है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और बाकी मैं लिख दूंगा, ठीक है। बनिहाल दर्रा जो है वो आप लोगों को याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बारालाचा दर्रा जो है, बारालाचा जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जेलेपला जो है, जेलेपला, इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ। नाथू जल गया सिक्किम में। कहाँ पर जल गया, सिक्किम में। तो नाथुला और जेलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में। एक बार फिर से देख लेना, नाथुला क्या सिक्किम में है, क्योंकि आपका कंफर्म करना जरूरी है, ठीक है। और लिपुलेख जो है, लिपुलेख
वो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो दर्रों के नाम याद रखना, दर्रों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी एग्जाम हो और कितनी भी छोटी एग्जाम हो, दर्रों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बनिहाल हिमाचल, बारालाचा जम्मू कश्मीर, जेलेपला सिक्किम और लिपुलेख उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ऑप्शंस के अनुसार किया अपन लोगों ने। ठीक है, अब ऑप्शन 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यार ये फिर से 13 आ गया, फिर से 13 आ गया, फिर से 13 देखते हैं एक बार। इन नंबर लगाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट 13 देखते हैं कि अभिकथन है एल्यूशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है। ठीक है भाई, बात सही है। एल्यूशियन द्वीप क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट का द्वीप है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? ये रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, जो प्रशांत पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है उसके अंतर्गत आता है। तो एल्यूशियन द्वीप क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है। सही बात है। नेक्स्ट है, इसका कारण दे रखा है कि विनाशात्मक प्लेट मार्जिन ज्वालामुखी विस्फोट की कारण की ठीक है, तो विनाशात्मक प्लेट कौन सी होती है? जब प्लेटें दो आपस में टकराती हैं तब विनाशात्मक प्लेट बनती है, और उसके सहारे सहारे क्या बनते हैं? ज्वालामुखी बनते हैं। तो ये कारण क्या है? इसका कारण भी सही है, क्योंकि वहाँ पर पैसिफिक प्लेट क्या है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है, और यहाँ पर पैसिफिक प्लेट दक्षिणी अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। ठीक है, तो ये विनाशात्मक प्लेट भी है। इसका मतलब एल्यूशियन द्वीप जो है ज्वालामुखी के स्थल है। क्यों? क्योंकि विनाशात्मक प्लेटें किसका कारण बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। ठीक है, तो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए और आर। ध्यान से सुनना, 13वें का जो दूसरा वाला 13वां है उसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करना। निम्नलिखित में से किसमें औसत ढाल और सापेक्ष उच्चावच का एक साथ दिखाया जाता है? क्या क्या दिखाया जाता है? औसत ढाल और सापेक्ष उच्चावच। सापेक्ष उच्चावच आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पढ़ लेना आप लोग। तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन, वो हो जाएगा ट्रेकोग्राफिक, ट्रेकोग्राफिक मैप। ठीक है, ट्रेकोग्राफिक जो मैप होगा उसमें एक साथ औसत ढाल भी दिखाया जाएगा और सापेक्षिक उच्चावच दोनों एक साथ दिखाएंगे। उच्चावच कितना है और उस उच्चावच के साथ साथ जो औसत ढाल है वो भी दिखा दिया जाता है। किसमें? ट्रेकोग्राफिक मैप में दिखा दिया जाता है। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने। अब ये 15 नहीं है, डायरेक्ट 16 आ गया, बात वही पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 16, तो भूसन्नति को चारों तरफ से घेरा हुआ कठोर भाग जिसे कोबर ने क्या नाम दिया था? ठीक है, ये कोई भूसन्नति है, इसको चारों ओर से घेरा हुआ जो भाग है, चारों तरफ से जो कठोर भाग घेरा हुआ है, ये तो भूसन्नति हो गई। इसको चारों तरफ से जो भाग घेरा हुआ होगा उसे कोबर ने क्या नाम दिया था? तो उसे कोबर ने नाम दिया था क्रेटोजेन। क्या नाम दिया था? क्रेटोजेन नाम दिया था। आ रही है बात समझ में? बाकी जो ऑप्शन है आपके सामने वो अलग अलग है। ओरोजेनी अलग है, ओरोजेनी का मतलब होता है जहाँ से पर्वत निर्माण होता है। प्राइमारम्फ ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है उससे निर्मित अलग चीज़ है, जो अपर्दन चक्र है। ठीक है, साइकिल अपर्दन साइकिल है वो। और इसके अलावा एंडररम्फ ये भी अलग है। प्राइमारम्फ प्रारंभिक जो स्थल होता है और एंडररम्फ होता है वो एंड में होता है। ये पेंक ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। 16वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 17वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये केवल मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें व्याख्या बहुत कम होगी। 17वां है, औद्योगिक क्रांति 1860 के बाद 1860 के बाद ब्राजील व भारत ने वार्षिक रूप से ऑक्सीजन खपत बढ़ा दी। ऑक्सीजन खपत बढ़ेगी ही, क्योंकि ऑक्सीजन क्रांति के बाद क्या हुआ? जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, और जो वातावरण में CO2 का जो एमिशन है फैक्ट्रियों से वगैरह,
तो वो भी ज़्यादा बढ़ गया, तो लोगों का ऑक्सीजन जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया लेवल। क्यों? क्योंकि लोग भी ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट है ब्राज़ील व भारत अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन खपत करते हैं। तो पहला जो कथन है वो आप लोगों का सही है, लेकिन जो ब्राज़ील व भारत अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन खपत करते हैं ये गलत है, क्योंकि अपने से बड़ा ऑक्सीजन खपत करता कौन है? अभी चाइना बैठा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो गया। तो कथन एक गलत है और कथन एक सही है और कथन दो गलत है। एक सही है और दो गलत है, याद रखना। ठीक है, तो 17वें का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 18वां देखते हैं। कथन एक सही है और कथन दो गलत है 18वें में, इसे 17वें में। 18वां देखते हैं। 18वां है कि डिजिटाइजिंग व स्कैनिंग जीआईएस प्रक्रिया में किसके उदाहरण है? डिजिटाइजिंग, ठीक है, और स्कैनिंग। ये कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो स्कैनिंग नहीं जानता। ये कौन सी प्रक्रिया के उदाहरण है? डेटा आउटपुट के उदाहरण है ना? डेटा आउटपुट के नहीं है, इसमें डेटा अंदर लिया जाता है। डिजिटाइजर देखा होगा आप लोगों ने, यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाते हैं जो टीचर्स हैं, कि एक लैपटॉप होता है, उसके सामने बैठ करके जो एक ऐसा बोर्ड सा होता है कुछ, और उस पर लिखते हैं, मतलब वो इनपुट दे रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाई देता है। तो डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग क्या होता है? एक इनपुट मेथड है। क्या है? एक इनपुट मेथड है। इसमें इनपुट मेथड लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब डेटा एक्विजिशन। इनपुट का दूसरा नाम है डेटा एक्विजिशन, डेटा को एक्वायर करना। आ रही है बात समझ में? ऐसे ऑप्शन बनेंगे, वहां पर आप लोग जो इनपुट मेथड है वो ढूंढते रह जाओगे, वहां पर लिखा होगा डेटा एक्विजिशन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीआईएस में वेक्टर डाटा मॉडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीआईएस में दो डेटा मॉडल है। 19वां क्वेश्चन है, जीआईएस में दो डेटा मॉडल है, रास्टर डेटा मॉडल और वेक्टर डेटा मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों के आप लोग जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। याद रखिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल है अपना, आप सिंपली सक्सेस अलार्म सर्च कर लेना, सक्सेस अलार्म। ठीक है, टेलीग्राम पर जाना और सक्सेस अलार्म पर सर्च कर लेना और वहाँ पर मेरा चैनल आएगा, वहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं वहाँ पर आप लोगों को रास्टर और वेक्टर डेटा का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसकी लिस्ट दे दूंगा और वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, याद रखिएगा, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में जो किताब है प्रायोगिक भूगोल में, उसमें ये टॉपिक दे रखा है जीआईएस में। ठीक है, लास्ट वाला 66 नंबर का टॉपिक है वो। ठीक है, तो रास्टर और वेक्टर डेटा दो मॉडल है। तो पूछा किसके बारे में है यहाँ पर? वेक्टर डेटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। यह सिंपल डेटा मॉडल है। तो सिंपल डेटा मॉडल रास्टर डेटा मॉडल को कहा जाता है। मैं दे दूंगा आप लोगों को लिस्ट। यह एक कॉम्पैक्ट डेटा संरचना है। ठीक है भाई, ये बात सच है, और उच्च कार्टोग्राफिक आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, उच्च कार्टोग्राफिक आउटपुट रखता है। तो ये बात इसकी वेक्टर डेटा के बारे में सही है। सिंपल तो हो जाएगा रास्टर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें केवल सेल्स होते हैं, ग्रिड होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स जमे हुए रहते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें लाइन होती है, पॉइंट होते हैं और पॉलीगॉन होते हैं। ये आप लोग जब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, 12th क्लास की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उसमें है। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है, उच्च कार्टोग्राफिक आउटपुट रखती है। ठीक है, तो रास्टर और वेक्टर डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जीआईएस में ये दो डेटा मॉडल जरूर आते हैं, रास्टर और वेक्टर, इन दोनों के पता होना चाहिए। जहां पर भी सेल का नाम आ जाए, सेल का मतलब वो रास्टर डेटा मॉडल हो गया। पॉलीगॉन का नाम आ जाए, पॉइंट का नाम आ जाए, लाइन का नाम आ जाए, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना होगा ये। 19वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19वें का ऑप्शन नंबर बी। मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, 20वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल क्षेत्र का उदाहरण है? नोडल क्षेत्र। हाँ भाई, अब लोग ये कहेंगे कि ये अपने जो सिलेबस है उसमें नहीं है। आप लोगों की सिलेबस में एक वो है टॉपिक परिवहन, तो ये जो नोडल क्षेत्र है वो उसी टॉपिक से आया है। ठीक है, तो नोडल क्षेत्र क्या होता है? जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, जहां पर कई जगह
जहाँ से कई जगह आपस में निकलती है और वहाँ पर कई जगह आपस में मिलती है। तो इसमें आप लोग देखिए कि दामोदर घाटी क्षेत्र में एक नोडल क्षेत्र है ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एरिया बहुत कम है, वहाँ पर कनेक्टिविटी कम है। तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। कनेक्टिविटी ज़्यादा कहाँ पर होती है? जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्रिया ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी से देखते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र, यहाँ पर भी कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। ऊपरी गंगा यमुना दोआब, यहाँ भी कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। कनेक्टिविटी ज़्यादा कहाँ पर होगी? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगा। राष्ट्रीय राजधानी से कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। देश का हर स्टेट किससे कनेक्ट होना चाहता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कनेक्ट होना चाहता है, एनसीआर से, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो नोडल क्षेत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा होगा? एनसीआर होगा। 20वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कनेक्टिविटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर एनसीआर नोडल क्षेत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर एनसीआर नहीं होता और यहाँ पर आप लोगों को दे दिया होता कि जैसे वाराणसी है, वहाँ पर दे दिया, तो वाराणसी में भी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड होती है नोडल क्षेत्र। जहाँ पर कनेक्टिविटी ज़्यादा, उस क्षेत्र को नोडल क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान के संबंध में आप लोगों को दे दे, मान लो कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र नोडल क्षेत्र है, तो ऑप्शन में दे दे जयपुर, जैसलमेर आप लोगों को, इसके अलावा दे दे आप लोगों को हनुमानगढ़ दे दे, और इसके अलावा बाड़मेर दे दे। तो आप लोग सब आंसर कौन सा करोगे? जयपुर को करोगे, क्योंकि राजस्थान के हर जिले की कनेक्टिविटी लगभग किससे रहती है? जयपुर से रहती है। ठीक है, तो जयपुर नोडल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा दोपहर में सोलर बीम 1 मीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर को आच्छादित करेगा? ठीक है, सोलर बीम की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर की है, 1 मीटर की। तो 1 मीटर जो चौड़ाई वाली सोलर बीम है ऊर्ध्वाधर रूप से, वो कितने क्षेत्र को घेरेगी? 1 मीटर को ही तो घेरेगी, 1 मीटर को तो घेरेगी, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्ध्वाधर रूप से है ऐसे, अगर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ना तो सोलर बीम की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा क्षेत्र को घेरेगी। लेकिन वो ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब जितनी उसकी चौड़ाई होगी वो क्षेत्र भी उतना ही घेरेगी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो 22वें का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अधिकेंद्र पर अधिक विनाशात्मक होती है? अधिकेंद्र क्या होता है? धरातल पर होता है। जहाँ से उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं फोकस, और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्री बोलते हैं ना, एपिसेंटर। बताना आप लोग मुझे कमेंट करके, एपिसेंट्री बोलते हैं क्या? ठीक है, तो एपिसेंटर पर सबसे ज़्यादा विनाशात्मक कौन सी तरंगी होती है? तो वो तरंगी होती है एल तरंगे। ठीक है, तो 22वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन और कारण है कि सघन जीवन निर्वाहन के क्षेत्रों में पशुपालन फसल उत्पादन का एक अन्य उपजीविका है। ठीक है, अल्प उपजीविका। कौन सी जीविका? अल्प उपजीविका। सघन निर्वाहन क्षेत्र में जहाँ पर निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, वहाँ पर जो उपजीविका है वो पशुओं पर अल्प होती है। क्यों होती है? क्योंकि पूरे क्षेत्र में पशुओं की जनन की वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव के कारण, ये पशुओं के बारे में है, वो सघन निर्वाह के बारे में, तो ये दोनों अलग हो गए। पूरे क्षेत्र में पशुओं के जनन की वैज्ञानिक पद्धति के अभाव के कारण कृषकों के सामने पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। ये बात भी सही है, लेकिन उसका जो कारण है वो एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है। ठीक है, सघन जीवन निर्वाह क्षेत्र में पशुपालन फसल उत्पादन की एक अल्प उपजीविका है। ये अल्प उपजीविका क्यों है? कारण इसका क्या होगा? क्योंकि क्षेत्र कम होता है। पहली बात तो क्या होता है? क्षेत्र कम होता है और जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो उस जनसंख्या की पूर्ति के लिए हमें केवल खेती करनी पड़ेगी, बाकी जो है वो आप लोग ये कारण देख ही लोगे। ठीक है, कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों कथन है वो दोनों सही है। ठीक है, कथन अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण सही है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा पौधों की जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों व पानी के अवशोषण से संबंधित है। ठीक है, जो मृदा में जो भी अकार्बनिक लवण है, ठीक है, और पानी है, उसको पौधे कौन सी क्रिया के थ्रू अपने अंदर खींचते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। तो 24वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन और कारण है, वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र है। अब आप लोगों में से कोई ये कहेगा कि सर ये सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा सिलेबस को एक बार। ठीक है, वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र है, सही बात है। कारण है इसका कि भारतीय कंपनियां कुल राजस्व और यहां तक कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आके निकल गई है। तो ये दोनों क्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है वर्तमान में? सरकारी क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र जितने भी होंगे वो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। दूसरा है, भारतीय कंपनियां कुल राजस्व और यहां तक कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई। जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनसे ये भारतीय कंपनियां हैं वो आगे निकल चुकी है। तो ये दोनों सही है, ए व आर सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या अगर कर रही होती तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार होता कि जो सरकारी क्षेत्र है वो किस कारण से इनका उपयोग ज़्यादा कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो कारण वो कोई सा भी बता देता। तो 25वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण अपर्दन के कारण होता है? अपर्दन के कारण कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्लाया, क्या प्लाया अपर्दन है या निक्षेपण है? इसके अलावा पिनेकल्स ये क्या होते हैं? इसके अलावा पॉट होल्स क्या होते हैं? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये चीजें। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अरेत एक अपर्दन की आकृति है, केम एक अपर्दन की आकृति है, लेकिन जो लेवीज है, तटबंध है, प्राकृतिक तटबंध, वो निक्षेपण की आकृति है। तो ये बी गलत हो जाएगा। ड्रमलिन, फ्योर्ड, सागरीय तरंग कर्तित प्लेटफॉर्म तो इनमें देखिए क्या ये अपर्दित आकृति है? नहीं। ड्रिप स्टोन ये निक्षेपण की आकृति, तो ये भी गलत हो गया। तो प्लाया, पिनेकल्स और पोटहोल्स, इसमें प्लाया को अपर्दन की आकृति माना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आप लोग मुझे ये बताइए, ड्रमलिन, एक मिनट रुकिएगा यार, गर्मी बहुत हो रही है।